हम काम नहीं कर पा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं लेकिन वो अपेक्षाएं बहुत है, काम करने की इच्छा शक्ति भी, लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आप जैसे बोल रहे हैं कि पक्षपात हो रही है, कांग्रेस बीजेपी के जो अलग अलग विधायक है, फिर कैसे काम चलेगा ऐसे में? पक्षपात तो लगातार हो ही रहा है और अनदेखा किया जा रहा है। जिस तरह से सरकार की जो वायदे हैं, जैसे भूपेश बघेल था 5 साल में किसानों को कहीं सोसाइटी के लिए चक्का जाम या हड़ताल करना नहीं पड़ा। तो इससे हम लोग बहुत परेशान, तो इनका समाधान भी तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब किसान को साल भर में दो बार ही खाद देना है और हमारे हर क्षेत्र में सोसाइटी खुला हुआ है और उस सोसाइटी में धान बीज और खाद का स्टॉक होना रहता है, जिला के खाद गोदाम है वहाँ खाद का स्टॉक होना रहता है। आप ये बताओ कि सरकार अगर खाद की गोदामों में जिलों में खाद की स्टॉक नहीं रखेगा तो कहाँ से विधायक ग्राम पंचायत के खाद गोदाम में स्टॉक पहुँचा पाएगा? ये तीनों पर मेरा मेन फोकस रहने वाला है। जब आपके सामने चुनौती है तो इससे कैसे उभरेंगे आप? तो कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य था अलग था, इनका उद्देश्य है कमाने का और कमा भी रहे हैं। वो जो अभी सत्ता में है पार्टी, वो क्यों नहीं कर रही सब चीज़ को? अब ये क्या है, जब छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़िया लोगों से मिल के काम करते हैं तो उनके भलाई के लिए काम होता। गुजरात से दिल्ली से आप काम करोगे तो उनके हिसाब से काम होगा। कांग्रेस पार्टी को भले नहीं दिख रहा है, लेकिन जो 20 महीने में काम हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो अब तक के इतिहास में दर्ज करने के लिए, ऐसा अरुण साहू जी का कहना है। अभी 2025 चल रहा है और अभी जो विकास की रफ्तार है ना 1947 का है। तो क्या सच में भी ऐसा आपको लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र में जब काम करने की बात आती है? भाजपा के अगर सबसे घटिया मंत्री अगर बोला जाए तो ओपी चौधरी जी हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, न बात करने की उसके पास व्यवहार है, न काम करने का तरीका है। आज भी वो अधिकारी कलेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग सरकार को बने 2 वर्ष पूरा होने को है। ऐसे में हम लगातार अब अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। वहां के जो आम लोग हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, जानने समझने का प्रयास करें कि कितना कुछ जो प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाए हैं, क्या कुछ समस्याएँ, कितना समाधान हो रहा है और विधायक जी के साथ में उनका संबंध कैसा है। आज हमारी मौजूदगी है जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मेहमान हैं जैजैपुर से विधायक बालेश्वर साहू जी। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लगभग 20 महीने पूरा हो चुका है, प्रदेश के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले क्षेत्र के ऊपर आते हैं। कितना कुछ काम हो पाया, कितना कुछ संतुष्ट मानते हैं अपने आप को इन 20 महीनों में? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ रुपेश भाई कि लगातार आप विधानसभा क्षेत्रों में जाके जनता, विधायक और सरकार के विकास कार्यों की जानकारी लगातार ले रहे हैं और TNR न्यूज़ के माध्यम से लोगों को, अपने विधायक को संपर्क और सरकार के कामकाज के बारे में सीधा वार्तालाप में पहुंचा रहे हैं जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब आप जो क्षेत्र में घूमे हैं वहाँ से क्या आपको कैसा लगा और क्या समझ में आया कि भाजपा की जो 2 साल में सरकार बनी है उसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? हम तो मेहनत लगातार कर ही रहे हैं क्षेत्र में और सरकार के मंत्रियों के साथ, जिला के कलेक्टर के साथ, लेकिन हम अपने जो जनता है उसके कामों में खरा नहीं उतर पा रहे हैं क्योंकि सरकार की जो निष्क्रियता है, अधिकारी और सरकार कौन चला रहा है समझ में, रियल में आज तक नहीं आया। अब किसके माध्यम से क्या काम होना है, अब कैसे होना है, ये समझ नहीं आया। तो हम लोग एक साइलेंट मूवमेंट में बैठे हुए हैं और जो अपन निधि है, DMF के पैसा है, वो उसके आधार पे हम क्षेत्रों पे कामकाज कर रहे हैं जी। और भी कांग्रेस विधायक है जिनसे हमारी चर्चा हुई, जैसे पामगढ़ से विधायक हैं शेषराज हरवंश जी, व्यास कश्यप जी या दिलीप लहरिया जी, तो उनका भी यही कहना है कि हम काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पिछली सरकार में काम को लेकर जो सैंक्शन हुआ था उसको भी अभी अटका दिया गया है। हम काम नहीं कर पा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं लेकिन वो अपेक्षाएं बहुत है, काम करने की इच्छा शक्ति भी, लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आप जैसे बोल रहे हैं कि पक्षपात हो रही है, कांग्रेस बीजेपी के जो अलग अलग विधायक है, फिर कैसे काम चलेगा ऐसे में? उनका कहना 2000% सही है। पक्षपात तो लगातार हो ही रहा है और अनदेखा किया जा रहा है।
जिस तरह से सरकार की जो वायदे हैं, जैसे भूपेश बघेल था 5 साल में किसानों को कहीं सोसाइटी के लिए चक्का जाम या हड़ताल करना नहीं पड़ा। लगातार कृषि न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में लगातार बोनस की जो राशि है उसका भुगतान किया जा रहा था। हर 30 त्यौहार के मौके पे मिलता था और किसान को सही रेट और बढ़ती हुई रेट मिलते जा रहा था। लेकिन भाजपा सरकार में 3121 कुंटल का जो घोषणा था उसको पूरा करने के बाद आज किसानों ने सड़क और चक्का जाम के माध्यम और रास्ता बना लिया है। आज खाद की कमी लगातार एक जैजेपुर विधानसभा नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य में हाहाकार के विषय है। हर जनता, चाहे किसी भी पार्टी का, चाहे वो भाजपा रहे कांग्रेस रहे, उन्होंने ये तय कर लिया कि कब ये 2 साल तो हो गया, 3 साल पूरा हो, समय गिनना चालू कर दिया है कि कैसे 3 साल पूरा हो। क्योंकि सरकार नींद से जो सोई हुए उठ ही नहीं पा रही है। मोदी 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 के नाम से इन लोग जितना भी चुनाव जीते हैं, जीत कर आए हैं, लेकिन काम करने में जो इच्छा होता है व्यक्तित्व का, जो क्षेत्र के मानसिकता है, जो जनता है, उसके आधार पे खरा नहीं उतर पा रही है। विधायकों, कांग्रेस विधायक और भाजपा विधायक के साथ हमेशा अनदेखा। मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में मंत्री लेवल से काम ले जा रहे हैं, लेकिन जो भाजपा का भी विधायक है उनको भी अनदेखा किया जा रहा है। कई ऐसे विधायक हैं जिसके पास आप जाओगे आपको बताएगा भी कि अपने क्षेत्र में जो काम है या जो घोषणा किए हुए हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसी के आधार से जब भाजपा के विधायक नहीं कर पा रहे हैं तो कांग्रेस के विधायक कहाँ पर कर पाएंगे। फिर हमारी बात भी छोड़िए, जैजेपुर विधानसभा या शक्ति जांजगीर जिला को आप ले लो तो सीधी सीधी एक कांग्रेस का विधायक है, बाकी सांसद भी उनका है, जिला पंचायत भी उनका है, जनपद भी उनका है, सरपंच भी उनका है। उसके बावजूद भी सरपंचों ने आज तक करने उठाने का काम ही नहीं किया है। मान लो जो काम रायपुर से जारी भी होता है उसमें टीएस या फंड के नाम से रोक दिया जाता है। ज़्यादा अगर कुछ है, सरपंच उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो कोई कागज़ लगा के स्टे लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है चुप्पी साधी हुई है और जनता को परेशान कर रही है। आपके क्षेत्र में गए सर, वहाँ के जो किसान लोग हैं उनसे हमारी चर्चा हुई तो उनका ये कहना है कि खाद की बहुत ज़्यादा समस्या है और खाद के साथ साथ क्योंकि खाद तो चाहिए उनको, तो अगर सोसाइटी से नहीं मिल पा रहा है तो हम लोकल मार्केट से ले रहे हैं तो हमें 3 गुना 4 गुना कीमत देकर लेना पड़ रहा है। तो इससे उन लोग बहुत परेशान हैं, तो इनका समाधान भी तो बहुत ज़रूरी है। ये बात सत्य है रुपेश भाई। मैं एक उदाहरण के तौर पे लेता हूँ। अगर शराब की अवैध बिक्री होता है तो कलेक्टर से लेके मंत्री से लेके सरकार तक सख्त हो जाता है कि आम जनता के साथ ब्लैक में वाइन बिका, दारू शराब बिका जा रहा है और तत्काल उसको 3 बजे 4 बजे 5 बजे रात को पुलिस पकड़ के ले जाती है। लेकिन जब किसान को साल भर में दो बार ही खाद देना है और हमारे हर क्षेत्र में सोसाइटी खुला हुआ है और उस सोसाइटी में धान बीज और खाद का स्टॉक होना रहता है, जिला के खाद गोदाम है वहाँ खाद का स्टॉक होना रहता है। आप ये बताओ कि सरकार अगर खाद की गोदामों में, जिलों में खाद की स्टॉक नहीं रखेगा तो कहाँ से विधायक ग्राम पंचायत के खाद गोदाम में स्टॉक पहुँचा पाएगा। आज जनता, हम लोग विधानसभा जब सत्र चल रहा था, जल, जंगल, पानी, नहर, बिजली और ये खाद की समस्या को लेकर उतरे मैदान में। वहीं मुद्दे को भटकाने के लिए सीएम साहब भूपेश बघेल को बेटे को उठा लिया गया, फिर हर दिन हम लोग को निलंबित किया गया है, बहिष्कार किया गया है, माने बाहर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी हमारा बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जनता, हमको पहले से ही मालूम था कि जब जनवरी, मार्च अप्रैल मई में खाद की स्टॉक गोदामों में हो जाता है। इस बार ना धान का बीज का स्टॉक था ना खाद का स्टॉक था। तो कहीं ना कहीं हमको पता था कि यहाँ इस बार खाद की समस्या है। और रही बात व्यापारियों बिचौलियों की, तो इनको पहले से मैसेज कर दिया गया था कि आप खाद उठा लीजिए और अवैध रूप से बेचिए मनमाने रेट में और कमीशन हमारे पास भी पहुँचाइए। ऐसा सरकार की तरफ से कुछ बात हुआ होगा, इसलिए तो जितने भी व्यापारी अपने घर के गोदाम में स्टॉक करके रखा है और उन्होंने अब चोरी लुका खाद का बिक्री कर रहे हैं। मजबूरी में किसान बढ़ती दामों में और अनाप शनाप रेट में खरीद के ला रहे हैं, अपने खेत के छिड़काव कर रहे हैं। सरकार ही नहीं चाहती कि किसानों के धान 21 कुंटल हो, 3100 में बेचें और अच्छे से खेती करें। सरकार चाहती है कि ये क्षेत्र को छोड़ के जितने भी मजदूर है
वो पलायन का रास्ता अपनाए, दिल्ली जम्मू कमाने जाए और इस क्षेत्र को सूखा पड़े, ताकि हमको 3100 कुंटल में 3100 रुपया में हमको धान की खरीदी न करना पड़े और 2100 कुंटल इनके पास धान ना हो, उपज ना हो। तो कहीं ना कहीं माने मानसिकता सरकार की सही नहीं है और उसका स्वीकार सीधे सीधे किसान बेरोजगार भाई, युवा और ये महतारी वंदना के नाम पे महिलाओं को जो ठगा जा रहा है, इन लोग उसका शिकार हो रहे हैं। सर, चुनाव के दौरान आपसे जब हमारी चर्चा हुई थी तब आपका कहना था कि जो मेरा मेन फोकस रहने वाला, चूँकि जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो पानी की सिंचाई की व्यवस्था, बिजली और खाद्य, ये तीनों पर मेरा मेन फोकस रहने वाला है। जब आपके सामने चुनौती है तो इससे कैसे उभरेंगे आप? देखिए, मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से जो हम लोग का बातचीत हुआ तो उसमें अपने बातों में कलेक्टर साहब और मंत्री जी का संज्ञान में आया और बीजेपी हमारा दोनों का मांग था कि इस साल गर्मी की जो फसल है उसमें नहर में पानी दिया जाए। तो उन्होंने नहर में पानी दिया, किसानों ने फसल भी लगाया और अच्छा उपज भी पाया। लेकिन वहाँ भी धोखा हुआ। किसानों का धान जो गर्मी फसल का वो 1500-1600 रुपये रेट था, कहाँ हम लोग 3100 में बेच रहे हैं और फिर कहाँ 1500-1600। तो कहीं ना कहीं किसानों को आहत होना पड़ा कि रबी फसल लगाने से भी नुकसान हो रहा है। उसके बाद फिर अब धान की फसल, बरसाती फसल में आ जाओ तो अभी ना पानी की व्यवस्था, ना खाद की व्यवस्था, ना बीज की व्यवस्था। तो लगातार माने किसान जो है नुकसान और कर्जे में डूबते जा रहा है। अगर हमारी सरकार रहता तो हम लोग ऋण माफ़ी भी करते, कर्ज माफ़ करते, बिजली बिल हाफ रहता, 100% हाफ था, इस बार बिजली बिल पूरा माफ रहता, माने बिल ही नहीं आता किसी का। और शिक्षा में जितना स्कूल 10,463 स्कूल इन लोग बन के है ना, हम लोग 10,463 स्कूल आत्मानंद स्कूल बनाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाते हैं। हर ग्राम पंचायत में जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें आत्मानंद स्कूल बनाने की घोषणा हमारे घोषणा पत्र में था। और जितने भी प्लान हो रहे हैं उसको हम लोग रोकने का काम करते हैं, नए युवाओं को रोजगार देने का काम करते हैं, महिला समूहों को गौठान में रोजी रोटी के लिए। आज गैया जो है रोड के किनारे में एक्सीडेंटल हो रहा है, उसको हम लोग गौठान के माध्यम से रोजगार देने का काम करते हैं। गांव में जो गाय चराने वाला जरूरत है उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको तनख्वाह सेट करके DMF फंड से उसको रोजी रोटी में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य था अलग था, इनका उद्देश्य है कमाने का, और कमा भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य अलग था, जनता की भलाई के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जो योजनाएं हैं वो जनता के विकास के खिलाफ है या उनके विरोध में काम कर रही है? क्योंकि जब जितना भी आप लंबा लाइन बताए, इतने ऐसा हम काम करने के लिए सोच रहे थे, तो वो जो अभी सत्ता में है पार्टी, वो क्यों नहीं कर रही है सब चीज़ को? अब ये क्या है, जब छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़िया लोगों से मिल के काम करते हैं तो उनके भलाई के लिए काम होता। गुजरात से, दिल्ली से आप काम करोगे तो उनके हिसाब से काम होगा। अब बाहर के आदमी यहाँ आके RES या ठेका का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार इंजीनियर लोगों को या सिविल में जो काम किए उसको काम ही नहीं मिल रहा है, ठेके नहीं मिल रहा है ठेकेदार को। उनके काम को ओवर रेट में लेके इन लोग काम कर रहे हैं नौकरशाही बन के। बाहर के आदमी आते हैं, अपने हिसाब से रिमोट कंट्रोल से काम करके चले जाते हैं। कहाँ कितना पैसा निकल रहा है किसी चीज़ का जानकारी दिया नहीं जाता। आज DMF का जांजगीर जिला ही ले लो, आज DMF का पैसा, हम लोग का DMF का बैठक हो गया है, आज दिनांक तक उसमें किसी भी प्रकार का भुगतान कलेक्टर साहब से के माध्यम से नहीं हुआ। आखिर हमको भी तो पता चलना चाहिए कि वो किस क्षेत्र में काम होना है, किस क्षेत्र में काम होना है, क्या क्या काम होना है, लोगों के भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए क्या क्या काम होने जा रहा है, हमको भी तो पता चले। सरकार की समग्र योजना है, अधोसंरचना है ना, पंचायत विभाग में, नगर पंचायत विभाग में जो भी काम होना है, जैसे भी काम होना है, हमको भी पता। यहाँ तो सरकार समग्र अधोसंरचना का जो फंड पूछते हैं तो यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूछते हैं और पूछ के उन्हों को काम दे देते हैं। अगर हमसे विधायक जनप्रतिनिधि है, जनपद के जनप्रतिनिधि है, जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि, उनको पूछते तो हमको पता है कि कहाँ कौन काम होने जाएगा, होना है नहीं होना है, हम बताते हैं हमारे लिस्ट के तहत काम होता। तो कहीं ना सही सरकार जो है दूसरा राज्य को पूछ के काम कर रही है। अगर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया को पूछ के करता तो छत्तीसगढ़िया का जरूर विकास होता। जैसे भूपेश बघेल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 30 तिहार से लेकर छत्तीसगढ़ी स्कूल से लेकर खेल कूद तक को पहचान दिलाया था। 5 साल में हम लोग को जो मौका मिला था काम करने का, बेहतर ढंग से हम लोग काम किए
और साबित भी किया कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया की सरकार है। लेकिन 20 महीने और 2 साल गुजर जाने के बाद अभी तक किसी जनता या किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि हमारी जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने बेहतर काम किया है। 5 बड़े काम गिना दें, 10 बड़े काम गिना दें जो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए। इन लोग सिर्फ 2 चीज़ में अटका है, 3100 रुपया और महातारी वंदना, बस 1000 रुपया 3100 रुपया में लटके। उससे बाहर इन लोग कब निकलेंगे ये इन लोग को खुद भी पता नहीं है। छत्तीसगढ़ में जल, जंगल, कोयला सब चीज़ है, उसके बाद भी हमारे यहाँ के जितने युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उसको कामकाज नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ खेत है तो खेत में आप परेशानी देख लीजिए, खातों माटी नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद बिजली के तो बात ही छोड़ दो आप, एक ट्रांसफार्मर 10 से 15 दिन में लग रहा है और आए दिन ट्रांसफार्मर जलना। मतलब बिजली की व्यवस्था और फुल बिजली बिल, अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद तो जनता का लूट। और उसी तरह आप ले लो दारू भट्टी का, नया भट्टी खुल रहा है और नए दारू का रेट बढ़ रहा है। मैं इसी पर सवाल कर रहा था सर, जो जैसे कि हम आपके क्षेत्र में गए तो एक और बहुत बड़ी समस्या निकल कर सामने आई थी, खासकर ये महिलाएं और बुजुर्ग का, कि जिस प्रकार से भी वर्तमान में शराब मिलना शुरू हो गया है गांव में, या फिर अकलतर विधायक राघवेंद्र सर का भी यही कहना है कि अब हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ भी एक बगल में परिवार खाना खाते रहते हैं और एक तरफ शराब लेके शराब पीते रहते हैं बोतल लेके। तो ये कितना खतरनाक है, इसको भी तो पाबंदी बहुत ज़रूरी है। सरकार की मानसिकता है कि जो शराब की बिक्री है वो गन्ना के रस की तरह बेचा जाए। हमने पेपर में आप भी पढ़े होंगे कि अब गन्ना जूस की तरह बियर भी मिलेगा। पढ़े कि नहीं पढ़े? जी। तो सरकार की मानसिकता रोजी रोटी नहीं है। अब जो दारू शराब जो पिएगा वो कहाँ नौकरी करेगा बताइए आप। तो सरकार की मानसिकता है छत्तीसगढ़िया के जितने भी युवा हैं ना उसको नशे के हालत में लिप्त किया जाए, ताकि हमारे से बहस और वार्तालाप ना करे। नशा में रह के वो अपने घर में लड़ाई झगड़ा, थाना पुलिस में फंसे रहें, कोर्ट कचहरी में और विवाद में। तो मानसिकता से हमको बाहर निकल के हमारी सोच है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनका पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, शिक्षा अच्छा हो, उसको अच्छा रोज़गार मिले, अच्छा प्लांटेशन मिले और वो जिस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उस क्षेत्र में उसको रोज़गार मिले। और जिस तरह से सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है लगातार, ये बहुत घातक है। जैसे अभी स्कूल में आज 6 महीना पढ़ाई हो गया है, उसके बाद भी ड्रेस और किताब नहीं मिला है। और जहाँ मिला है, और सुनने में आए हैं कि किताब और ड्रेस की छपाई स्टूडेंट से ज़्यादा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई स्कूल तक नहीं पहुँचा है। तो अब इसमें उद्देश्य आप बना सकते हैं। अभी कई ऐसे सरकारी स्कूल में जैसे मास्टर हैं तो उसके पास टीचर नहीं है और बच्चे लोग काम करते दिख रहे हैं। हमारे ज़िले में 2 मास्टर अभी निलंबित हुए हैं, एक धान की छटाई कर रहा था, दूसरा मसाला बना के घर में ढलाई कर रहा था, दोनों कलेक्टर साहब निलंबित किए। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल का जो पढ़ाई लिखाई का दबाव है वो ख़त्म हो चुका है जी सरकार में। स्वास्थ्य के ऊपर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कैसे देख रहे हैं इस क्षेत्र में सुधार कैसे लाया जा सकता है? अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग तो उतना शिकायतें नहीं आया है मेरे पास। जो भी आया है तो मैं अपन रायपुर एम्स DKS मेकाहारा हम लोग भेजने का काम किए हैं और बेहतर इलाज का न्यूज़ आया है। लेकिन क्षेत्र में जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ रिफर सेंटर आप मान सकते हो। जितने क्षेत्र के जो है या जिला अस्पताल है उसको रिफर सेंटर के रूप में आप देख सकते हो। वहाँ से जो जनता ग्रामीण है उनका जो आस्था बनना चाहिए, जैसे प्रेगनेंसी में प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है, मलेरिया है तो प्राइवेट अस्पताल में, छोटी छोटी बीमारियाँ छोटे छोटे गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में अगर बेहतर ढंग से, जैसे किसी का पैर हाथ टूट गया तो सरकारी अस्पताल में इलाज होना, एक्सरे का व्यवस्था हो जाना। तो ये सरकार माने सिर्फ मोदी साहब में लटका हुआ है और पद पोस्ट में जी ये तो समस्याएं सर, लेकिन आपके माध्यम से क्या कुछ सुधार करने के लिए प्रयास? पूरा सुधार करने की ज़रूरत है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको AC वाले फ्रीजर में रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस मनचाहे समय में आता है। फिर आप हॉस्पिटल ले जाओ तो डॉक्टरों की कमी और अस्पताल पे तत्काल इलाज की व्यवस्था नहीं है, रिफर सेंटर के रूप में काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब लोगों की मांग थी कि हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए, अब खुला हुआ है तो वहाँ इलाज नहीं होता तो बहुत दुर्भाग्य की चीज़ है। भरोसे से आदमी की जान जा रही है जी। रोड की भी जो समस्याएं हैं आपसे छुपी नहीं है, हालात क्या है
इस पर भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राज्य सरकार के भी सहयोग से अपने क्षेत्र में किस प्रकार से जो रोड डेवलपमेंट काम है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं आप? अब बजट में जो हमारे जयपुर विधानसभा के सबसे बड़े जो घटिया रोड मैं बोलूँ तो दर्रा भाठा भोथिया झार रोंदा सल्ली मल्ली, ये सबसे जो 20 वर्षों से अभी तक बना नहीं हुआ है। अब मैंने पहली और कई भी इंटरव्यू में आपके माध्यम से कह चुका हूँ कि मैं अपना काम कर दिया है, बजट में जुड़वाया हूँ। अब मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के पास जब भी मैं जाता हूँ तो क्या ट्राइबल विभाग में लटका हुआ है फाइल। अब मेरे को पता नहीं चलता ट्राइबल विभाग में लगभग 6 महीने से फाइल आखिर कर क्या रहा है और वहाँ के बैठे अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। माने मैं आपके माध्यम से ट्राइबल विभाग में 6 महीने से मेरे को सूचना है कि ट्राइबल विभाग में है और ट्राइबल विभाग के अधिकारी सोए हैं कि फाइल सो रहा है, मेरे को पता नहीं है कब ये मुख्य हमारे सचिव मंत्रालय में आएगा सचिव के पास और फिर वित्त में भेजेगा, फिर सेंक्शन मिलेगा। तो वो रोड की समस्या है। और उसके बाद जब बरसात आया है तो छोटी छोटी रोड में पिचिंग की भी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं रोड की समस्या जो है, एक जयपुर से परसडी वाला जो रोड है तो उस रोड को भी नहर ऊपर को भी बनवाने का काफ़ी मांग है, उसको पे ध्यान देना है। भेड़ी कोना के जो पुल है वो बजट में जुड़ा हुआ है लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई शासन प्रशासन अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो हम लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं कि जो बजट में जुड़ा है उस पर काम किया जाए, लेकिन इनके पास महतारी वंदना और 3100 रुपये के बाद पैसा ख़त्म हो जाता है और पता चलता है कि अपने मंत्री अपने अपने क्षेत्र में सारा पैसा लेके चला गया है जी। तो उस और अनदेखा वाली बात भी है कि हम लोग कांग्रेस के विधायक हैं तो हो सकता है हमारे पास भी काम न दें या हमारे क्षेत्र पे विकास नहीं करने के लिए तैयार है। तो ऐसे मानसिकता तो रखना नहीं चाहिए। चुन के आए हैं जनता के अनुरूप जी। सभी के कार्यकर्ता यहाँ उस रोड से आना जाना करते हैं तो उनको मरम्मत और नया रोडों की निर्माण होना चाहिए। कई क्षेत्र ऐसे अभी भी हैं सर जहाँ पानी पीने की स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ बोरिंग खुदाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए भी नलकूप योजना प्रधानमंत्री के माध्यम से नल जल योजना के तहत हर गांव में पानी टंकी बन गया है और इन रिकॉर्ड में पानी टंकी बन गया है और रिकॉर्ड में ही पाइपलाइन का बिछाव भी हो गया है और रिकॉर्ड में ही 80% घरों के घर में पानी जा रहा है। मैं अरुण साहु जी को भी बधाई भी देना चाहता हूँ कि लगभग 100 बोर माने कि मेरे को दिया सेंक्शन करके खुदाई भी हुआ लेकिन आज तक उसमें बोरिंग नहीं लगा। और मंत्री जी को मैं इसका सूचना भी दे चुका हूँ, लिखित शिकायत भी किया हूँ और शक्ति मरावी जी को PWD PHE का अधिकारी जो है उसको वार्तालाप भी किया था कि जितने भी बोर खुदाई हुआ है उसमें जल्दी हैंड पंप या मशीन बोर मशीन लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं सक्षम लोग हैं, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने खुद के पैसे से बोर खना ले रहे हैं या बोरिंग की व्यवस्था कर लेते हैं क्योंकि पहले कुआं था, कुआं बंद हो गया है तो ये व्यवस्था से अब जीवन चल रहा है। लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री की जो योजना है वो पूरी तरह से फायदा है। जी। कमलेश जांगड़े जी यहाँ से सांसद हैं, तो उनसे जब हमारी चर्चा हुई तो उनका ये कहना है कि मेरे लिए सभी विधानसभा क्षेत्र समान है और जहाँ तक हो सके प्रयास करती हूँ कि मेरे माध्यम से कुछ न कुछ वहाँ मैं काम ला सकूँ। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का काम लाया गया अभी तक उनके द्वारा? अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई सौगात मिला नहीं है। अपने निधि से पंचायतों में कुछ काम दिए हैं और अब उनका ज़्यादा हम लोग के उठना बैठना नहीं हुआ है, ना बड़े कामों को मैं देखा नहीं हूँ तो नहीं बता सकता उनके बारे में। लेकिन उनका क्या रवैया रास्ता है, जैसे अभी खाद के मामले ले लें तो उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है जिससे खाद हमारे गांव तक पहुँचे, सोसाइटी तक पहुँचे, ग्रामीणों को मिले, किसानों को मिले, ऐसा नहीं आया है। लेकिन लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि जब भी ज़िले में अगर खाद का स्टॉक होता है तो गोदाम तक भेजने का काम हम लोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी को भले नहीं दिख रहा है लेकिन जो 20 महीने में काम हुआ है छत्तीसगढ़ में वो अब तक के इतिहास में दर्ज करने के लिए, ऐसा अरुण साहु जी का कहना है। आपको भी लगता है क्या एक अगर कांग्रेस पार्टी का जो वो व्यक्तिगत होता है, पार्टी की ओर से जो होता है बात करने का, वो उसको अगर हटा दिया तो वाकई में कांग्रेस बीजेपी काम की छत्तीसगढ़ में? अभी 2025 चल रहा है और अभी जो विकास की रफ्तार है ना 1947 का है।
समझ जाओ बात को। ये लोग 2047 का बात करते हैं, मैं 1947 का बात कर रहा हूँ। हो सकता है 2047 में इससे ज़्यादा विकास हुआ होगा जो 2025 में हो रहा है। अब इससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता। शेषराज जी का ये कहना है कि जो वित्त मंत्री भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, वो पैसे जब सेंक्शन करने की बारी आती है तो गिन गिन कर करते हैं और अपने जो पार्टी के हैं उनको खुले हाथ बांट रहे हैं। तो क्या सच में भी ऐसा आपको लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र में जब काम करने की बात आती है? भाजपा के अगर सबसे घटिया मंत्री अगर बोला जाए तो ओपी चौधरी जी हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, न बात करने की उसके पास व्यवहार है, न काम करने का तरीका है। आज भी वो आधिकारिक कलेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इस ज़िले का वो कलेक्टर रहे हैं, प्रभारी मंत्री हैं, और वो उसके पास उसके मुख्यमंत्री, उसका कहना है मुख्यमंत्री नहीं सुनता, मेरे पास फंड नहीं है, जबकि वो वित्त मंत्री है। उसका जो पद में बैठा है उस पद को पता नहीं है कि वो क्या करना चाह रहा है और क्या करेगा। मैं इस जो न्यूज़ है इसको कटिंग मत करना, इसको चलाना जरूर जी, आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बिल्कुल चलाएंगे। जो आपके पास शेष समय रह गया, कार्यकाल रह गया, इस दौरान आप क्या कुछ करने की चाह रखते हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, जब चुनाव से पहले आप हमसे कहे थे कि मुझे इस क्षेत्र में ऐसा काम करना है, इस क्षेत्र में ऐसा काम करना है, तो अभी आपके पास क्या है? आपको हम लोग अपने निधि के माध्यम से आपको मैं बोल सकता हूं कि मैं अपने जितने भी जनप्रतिनिधि किसान भाई हैं और जितने में मेरे ग्रामीण सरपंच हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम लोग अपने निधि के माध्यम से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि उनके गांव तक सीसी रोड, भवन निर्माण जो सामाजिक है, सामुदायिक भवन, बोरवेल्स, पानी का काम और हाथा का काम है, और बहुत सारा तो स्कूल बंद कर दिया गया है। तो सरकारी स्कूल में अब सरकार ही उस योजना को बंद कर रही, तो उसमें तो ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। लेकिन जब भी हमारी सरकार आएगी तो सरकारी स्कूल को अच्छी और बहाल करने की प्रयास हम लोग करेंगे जी। अब कांग्रेस पार्टी के जो जितने भी सभी बड़े नेता हैं, उनका ये कहना है कि अब हमें अब ईडी से डर लगने लग गया है। तो क्या आपको भी डर लगने लग गया है? अब मैं मीडिया पत्रकार से आस्था तो मेरा भी ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि लगातार गलत न्यूज़ उन लोग जो छापते हैं ना, तो कहीं ना कहीं नेताओं, जनप्रतिनिधि के मुंह को बंद करने के लिए छापते हैं, या उनका क्या तरीका, क्या रवैया या किसके दबाव में है वो जाने मैं नहीं जानता। मेरे पास जो भी न्यूज़ जैसे चला, जैसे एसी का आउटडोर निकला है घर पे, तो 15 दिन तक चलाया, जबकि वो पूरा, मैं आपको न्यूज़ में बताना चाहता हूँ कि पूरा भ्रमित न्यूज़ था। उसके बाद कोई मैं खिड़की दरवाज़ा तो खोला नहीं हूँ, लेकिन 40 फीट मेरे दीवार को पैक किया जा रहा है, आप आए और वीडियो बना के चल देना। तो मैंने कहीं ना कहीं मीडिया जो है सच्चा न्यूज़ को नहीं दिखाना चाहता, जो भ्रमित न्यूज़ है उसको भड़काने के लिए दिखाता है। और यूँ बोलो तो राहुल गांधी के तर्क में गोदी मीडिया की तरह काम मीडिया में तो हो ही रहा था, पत्रकार जगत में भी चालू हो गया है जी। आज ही का एक न्यूज़ है पत्रिका का, जिन्होंने, मैं उसके पास लगाया भी था फ़ोन, उन्होंने अपने गलती स्वीकार किया। और कल मैं किसान का धरना प्रदर्शन था जयपुर में, वहाँ मैं गया, किसान बोला कि 2 घंटे में पहुँचे हो आप, आपको पता नहीं है क्या? तो मैं 2 घंटे में पहुँचा, समर्थन देने, कम से कम मैं पहुंचा तो सही, और उनके गांव में 1000 खाद की व्यवस्था किया। और यहाँ तो बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के प्रभारी हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जनपद अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा था और कहाँ पहुँचा और समर्थन दिया क्या? इनका क्या कर्तव्य नहीं है? ये चुनकर नहीं आए हैं क्या? तो हम लोग हर चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हैं, चाहे विरोध हो या हमारा सम्मान हो। हम जनता के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। हमारी वायदा है कि उनके बीच में रह के काम करना है, हम काम करेंगे। आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं है तो हम संघर्ष करते हुए काम करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, महिलाओं का अभी आपने जिक्र किया, लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही है, आपराधिक घटनाएं महिलाओं के साथ में, वो कहीं ना कहीं डराने वाली है। तो क्या कुछ नया करने वाले अपने क्षेत्र में, ताकि कुछ न कुछ हद तक इसमें कमी आ सके? जिस तरह से छत्तीसगढ़ में शराब की अवैध बिक्री चल रही है और जगह जगह बिकना, दुकान खुलना, और लोगों द्वारा नशा का जो सेवन हो रहा है लगातार, तो इससे कुछ बेरोजगार बच्चे जो हैं, जिसके पास रोजी रोटी नहीं है, वो इस रास्ते को अपनाना चालू कर दिए हैं, क्योंकि लोन के माध्यम से कार बैग तो मिल जाता है, और उसके पास रंगबाजी, गुंडागर्दी के क्षेत्र में
उतर के कुछ अच्छे करते करते कुछ गलत कर रहे हैं, तो महिला असुरक्षित है। और मैं आपके माध्यम से सभी महिलाएं बहनों को कहना चाहता हूं कि तय समय में अपने साधन से अपनी सही व्यवस्था के साथ अपना जहां भी आप जाते आते हो तो अपनी सुरक्षा में ध्यान दीजिए, क्योंकि सरकार आपके साथ नहीं है। निवेदन है आपसे कि आप भली भांति अपने स्वयं की रक्षा करें। जी, आपका बहुत धन्यवाद सर, समय निकाला चर्चा किए। कुछ खास संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से क्षेत्र की जनता को? बस अब अभी नवरात्रि का सीजन आने वाला है, गणेश चतुर्थी चल रही है। गणपति बाबा से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सबके घर में विराजमान हो, सबके घर में आशीर्वाद बनाए रखे कि सब सुख समृद्धि से रहे, किसी के घर में ऐसा कुछ भी घटना ना घटे जिससे उनको नुकसानी ना पहुंचाना पड़े। और सभी किसान भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि सरकार के द्वारा खाद की व्यवस्था नहीं कराई जाती, लेकिन भगवान उसके पानी और जो खेती है उसको बढ़िया रखें। जी, तो आप सुन रहे थे जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू जी को, जिनका कहना है कि जो सोच लेकर वो राजनीति में आए थे और जो जनता का एक मैंडेट मिला था, उनको विधायक चुनकर भेजे थे, उस हिसाब से काम करने की चाह तो रख रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अब विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता पक्ष में बीजेपी की पार्टी सरकार है, तो वो काम नहीं करने दे रहे हैं। उसके बाद भी लड़ाई लड़ेंगे, जो हक उनको मिलना चाहिए क्षेत्र की जनता को, उस हक को दिलाने का काम करेंगे। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतनी ही। अगले बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।